मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज दिन की जो बड़ी खबरें होती हैं, ऐसी खबरें जो आपकी जेब से जुड़ी होती हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती हैं, हम न सिर्फ आपको बताते हैं बल्कि हमारे संपादक अंशुमान तिवारी जी उसका विश्लेषण करके बताते हैं कि इसका असर क्या होगा। अंशुमान जी हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर में आज हम किन विषयों पर बातचीत करेंगे। ऑन द शो पर पहले नजर डालते हैं। तो ऑन द शो में सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि नई ताकत के साथ लौटी है महंगाई। जी हाँ, क्यों है महंगाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और किस तरीके की ताकत इसको मिल रही है, डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, अब सरकार बेचेगी टमाटर। क्या सरकार बेचेगी टमाटर और क्या सस्ता होगा टमाटर, इससे डिटेल में करेंगे बातचीत। और अब सेबी से कुछ भी छिपाना प्रमोटर्स को भारी पड़ सकता है, डिटेल में करेंगे बातचीत। चीन में आखिर में टेक कंपनियों पर सख्ती क्यों की जा रही है, पूरी खबर पे विस्तार पूर्वक होगी चर्चा। और साथ ही साथ कच्चे तेल में तेजी का उबाल देखने को मिल रहा है, क्या वजह है, कहां पे आंकड़े ऐसे निकल करके आए हैं जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ सोने को लेकर के भी खबर है जिस पर भी हम करेंगे विस्तार से बातचीत। लेकिन इस बीच सरकार को महंगाई से कोई भी जो है राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। महंगाई दर ने फिर से यू टर्न लिया है। अनाज, मसाले और दालों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से जून के दौरान रिटेल महंगाई दर 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। जून में रिटेल महंगाई दर 4.81% दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले मई में ये आंकड़ा 4.31% था। हालांकि जुलाई में रिटेल महंगाई दर के आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि महंगाई दर के जो आंकड़े निकल कर के आए, हालांकि मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्या कुछ कह रहे हैं, उन आंकड़ों के भीतर क्या है? बिल्कुल, महंगाई के हमेशा आंकड़ों में भीतर जो डिटेल होता है वो महत्वपूर्ण है और इसलिए इस महंगाई के इस आंकड़े को भारत में महंगाई की नई वापसी का पहला संकेत माना जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई मजबूती के साथ वापस लौट रही है। पहले हम आपको आंकड़े बताते हैं महंगाई के भीतर, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है आपको जो टॉप लाइन आंकड़ा मिल रहा हो 5% से कम का, उसमें ना दिख रहा हो, पर जो आप महसूस कर रहे हैं वो इस आंकड़े के भीतर दिखता है। हमें अंदर से इसको खोजकर उसमें से ढूंढ सकते हैं। कुछ बेसिक चीज जानना हमारे लिए जरूरी है कि रिजर्व बैंक इस बात पर खुश था कि महंगाई की दर 5% से नीचे आ गई। हालांकि 4% से 6% का रेंज है रिजर्व बैंक का खुदरा महंगाई के लिए। 6% से नीचे थी तो रिजर्व बैंक को राहत थी। भारत में इस तरीके की उम्मीदें की जाने लगी थी कि ब्याज दरों में कमी होगी। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी टाल दी थी। अब देखिए महंगाई के भीतर आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है। पहले हम आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन चीज़ों की महंगाई दहाई के अंकों में है, यानी 10% से ऊपर। अनाज की महंगाई लगभग जिद्दी हो चुकी है। पिछले 1 साल से अनाज की महंगाई दहाई अंकों में। ताज़ा जो आंकड़ा हमारे पास आया जून का, उसमें जो सीरियल्स की महंगाई है वो 12.71% है, 12.71%। ये 10% से ऊपर की महंगाई दर है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप जाएँ तो जो 6% से ऊपर की महंगाई की कैटेगरी है, इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स करीब करीब 9% की महंगाई दर दिखा रहे हैं। इसके बाद आप आइए, पल्सेस की इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है, दाल महंगी है। इसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त और चौंकाने वाली महंगाई है वो स्पाइसेस की है, मसालों की। 20% की इन्फ्लेशन है मसालों में। इसके बाद आप सर्विसेज की इन्फ्लेशन देखें तो क्लॉथिंग में, फुटवियर में, सब में 6%, 7% से ऊपर की इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है। हाउस होल्ड किराए की इन्फ्लेशन 5% से ऊपर है। हेल्थ सर्विसेज की इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है। तो पूरे महंगाई के बास्केट में, खुदरा महंगाई के पूरे बास्केट में ऊपर का आंकड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर अंदर ये दिख रहा है कि आपकी जिस पूरी थाली की बात हम मनी सेंटर में लगातार करते हैं, उस थाली में मसाले, उस थाली में दूध, उस थाली में दाल, उस थाली में अनाज, ये सब महंगे हो चुके हैं। और इसलिए जो पूरी गणित रिजर्व बैंक ने जनवरी की शुरुआत में लगाई थी महंगाई दर में नियंत्रण की, वो अब टूटती दिखाई दे रही है। ये आंकड़ा हमें बता रहा है। सर, लेकिन जून में सब्जियों की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी महंगाई दर बढ़ गई। टमाटर का हाल देखिए, लोग 2-2, 3-3 टमाटर लेकर के जा रहे हैं। अब सरकार बेचने की बात कर रही है, क्या स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर आप? सब्जियां बड़ा दिलचस्प है। और देखिए जून के में महंगाई की दर में बढ़ोतरी 5% के आसपास पहुंच रही है सब्जियों में महंगाई के बिना। यानी जो सब्जियों में महंगाई का दौर शुरू हुआ था वो जून के अंत से शुरू हुआ था, तब तक ये आंकड़े निकाले जा चुके थे और इनको कलेक्ट किया जा चुका था। जुलाई के पहले हफ्ते से हमने सब्जियों में अभूतपूर्व इन्फ्लेशन देखी। टमाटर की कीमतों का जिक्र हमने किया। पहले हम टमाटर की कीमतों को देख लें तो सरकार वहाँ
वहाँ पर दखल करने जा रही है टमाटर की बिक्री के लिए। इस पर हम आगे बात करेंगे। सब्जियों की कीमत अभी महंगाई के आंकड़े में नहीं दिख रही है, तब ये स्थिति है। जुलाई के महीनों में सारी सब्जियां महंगाई में शामिल होंगी। हालांकि सब्जियां महंगाई के आंकड़े में एक इस तरीके का से शामिल होती हैं जिसमें कि उनकी कीमतें तत्काल महंगाई को कम करने में और तत्काल महंगाई को बढ़ाने में मदद करती हैं। और इसलिए जब हमने जनवरी से मई के बीच में महंगाई के आंकड़े में जो गिरावट देखी थी उसमें एक बड़ा हिस्सा सब्जियों का ही था, सब्जियों में डिफ्लेशन थी। तो अब यहाँ से भी महंगाई लौट आई, तो इसलिए जुलाई का परिदृश्य काफ़ी बड़ा हो सकता है। जुलाई में महंगाई दर 5% से ऊपर निकल सकती है, इस बात का खतरा हमें दिखाई दे रहा है। राज्यों वार अगर स्थिति देखें तो क्या आंकड़े कह रहे हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई, किस राज्य में सबसे ज़्यादा महंगाई? राज्य का आंकड़ा अगर हम देखें तो कई जो भारत के प्रमुख राज्य हैं जिनमें रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर की महंगाई, बिहार में 6% से ऊपर की महंगाई की दर दिख रही है, ग्रामीण और शहरी इलाकों को दोनों को मिला लिया जाए। हरियाणा में 6% से ऊपर की महंगाई दर है और तमिलनाडु में 6% से ऊपर की महंगाई दर है, उत्तराखंड में 6% से ऊपर की महंगाई दर है। बाकी राज्यों में 5% से ऊपर की महंगाई दर है। ग्रामीण इलाकों की महंगाई भी काफ़ी ऊंची बनी हुई है। ये राज्यों के आंकड़े में बता रहे हैं। तो ये आंकड़े राज्यवार बता रहे हैं कहाँ पर ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 6% से ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यमुना का जलस्तर 208 मीटर के ऊपर पहुंच गया। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तराखंड तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात का अनुमान लगाया है, जिसकी वजह से इन राज्यों में बाढ़ का तो खतरा है ही, साथ में यमुना में फिर से जल स्तर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15-16 जुलाई को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बरसात हो सकती है। और इधर सरकारी चावल को खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। ओएमएसएस के तहत सरकार ने 3.63 लाख टन चावल नीलामी के लिए रखा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 290 टन चावल की बिक्री हो पाई है। हालांकि खुले बाजार में चावल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। चावल, आटा और गेहूं की रिटेल कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एफसीआई हर हफ्ते ई ऑक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सर, अनाज की महंगाई के बावजूद जो सरकारी चावल है वो बिक क्यों नहीं पा रहा है? विपुल जी, सरकार दो तरह से दखल बाजार में महंगाई को रोकने के लिए कर रही है और दोनों हमें समझना ज़रूरी है। पहला दखल सब्जियों के माध्यम से हो रहा है और दूसरा चावल के माध्यम से हो रहा है। और ये दोनों हमारे लिए पहली बार भारत में इस तरीके की परिस्थिति सब्जियों के मामले में दिखाई दे रही। काफ़ी समय के बाद सरकार सीधे दखल कर रही है। लेकिन इससे पहले मानसून की खबर देख लें। मानसून के जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, जो सूचनाएँ IMD दे रहा है, उस हिसाब से बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम और इसके और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है बिहार का और आसाम का, यहाँ फ्लैश फ्लड्स की, भारी बाढ़ की चेतावनी दी गई है। यानी यहाँ खड़ी फसल पर गहरा असर पड़ने वाला है। टमाटर की कीमतों को लेकर सरकार की परेशानी इतनी ज़्यादा है कि उसने नेफेड से कहा है कि वो टमाटर खरीदे और उसको डिस्काउंट पर बाजारों में बेचे। विपुल, इससे पहले भी इस तरीके की जब भी कोशिशें हुई हैं जिसमें सरकार ने सब्जियों की कीमतें कम करने के लिए दखल दिया, जब प्याज की कीमतों का एक दौर था, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। टमाटर के मामले में एक महत्वपूर्ण बात देखना ज़रूरी है कि टमाटर की सप्लाई उतनी नहीं कम हुई है जितनी कीमतें बढ़ी हैं। आंकड़े हमें बता रहे हैं कि टमाटर की आपूर्ति में केवल 12 से 15% की कमी आई, पर कीमतें 200 रुपये से ऊपर, 200-250 रुपये से ऊपर चली गई। लगभग ऐसी स्थिति में चावल के मामले में दिखाई दे रही। चावल के बाजार में सरकार सस्ता चावल बेचने को तैयार है, लेकिन बाजार में डिमांड नहीं दिख रही और चावल की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। शायद बाजार में लोगों को चावल की आपूर्ति खरीफ के बाद आने की संभावना दिख रही है, इससे सरकार का सस्ता चावल खरीदा नहीं जा रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत गेहूं की बिक्री सरकार की ओएमएसएस स्कीम, ओपन मार्केट स्कीम के तहत तेजी से हो रही है और गेहूं तेजी से बिक रहा है। इस परिस्थिति ने भी ये इस तरीके के संकेत दिए हैं कि जो अनाज की, जो खाने पीने की, फूड की इन्फ्लेशन है, उसको लेकर जो उसका पूरा चक्र था उसे तोड़ना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इधर कंपनियों के प्रमोटर्स के परिवार के सदस्यों की फाइनेंशियल समझौतों की जानकारी देना अब जरूरी हो गया है। सेबी ने इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया है, साथ ही नए नियमों को नोटिफाई भी कर दिया है। सेबी ने कहा है कि नोटिफिकेशन की तारीख तक समझौतों की जानकारी को स्टॉक एक्सचेंजों को देना होगा। पहले ये समझा जा रहा था कि कुछ ही समझौतों की जानकारी साझा करनी थी, लेकिन अब सभी समझौतों की जानकारी देनी होगी। प्रमुख शेयर होल्डर्स के बीच हुए वित्तीय समझौतों की जानकारी मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी। सर, ये इस फैसले को आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं और किस तरह की जानकारी साझा करनी होगी?
ये बहुत बड़ा फैसला है सेबी का। मतलब भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में गवर्नेंस के लिहाज से ये फैसला पूरे प्रमोटर्स को, पूरी कंपनियों को के भीतर काफ़ी खलबली मचाएगा। सेबी ने यह कहा है कि प्रमोटर्स को अपनी उनके परिवार के, फैमिली के भी जहां डील्स हैं, फाइनेंशियल डील्स हैं, उन्हें भी डिस्क्लोज करना होगा। अभी तक के जो नियम थे कि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स जो कंपनी में, उनके बारे में बताना होगा। लेकिन सेबी ने कहा है कि उनके परिवार के लोगों ने पूरी दुनिया में कहीं भी शेयर खरीद के समझौते कर रखे हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखा है दुनिया के किसी भी हिस्से में, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। और ये जो नया रूल नोटिफाई किया गया है सेबी की तरफ से ये इसी महीने से लागू हो रहा है। यानी अगले डिक्लेरेशन में, अगले डिस्क्लोजर में प्रमोटर्स को अपने परिवार के बारे में, परिवार के निवेश के बारे में जानकारी देनी होगी। जो भी की शेयर होल्डर्स कंपनी के आसपास, कंपनी में हैं और उनके फैमिली के लोग हैं, उनके बारे में जानकारी मांगी जाएगी। इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ हैं? इसमें जानकारियाँ एक ये हैं कि परिवार के लोग अगर किसी दूसरी कंपनी में की मैनेजरियल पोजीशंस पर हैं, किसी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो उसके बारे में उनको जानकारी देनी होगी। उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी में फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, उसकी जानकारी उनको देनी होगी। किसी और तरीके की लायबिलिटी उनके ऊपर है, परिवार के सदस्यों के ऊपर, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की तो सेबी को पता चलती, किसी और तरीके की लायबिलिटी उनके ऊपर है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ी हुई है, ये उन्हें बताना पड़ेगा। शेयरों में निवेश के बारे में जानकारी देनी होगी। और ये मामला थोड़ा अब प्रमोटर्स के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सेबी एक तरीके से कंपनियों के भीतर और उनके कंपनियों को चलाने वाले परिवारों के भीतर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी चाहती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जानना जरूरी है। सेबी ने लगातार इस बात की कोशिश की है पिछले दिनों में कि शेयर की प्राइस में प्रमोटर्स का इन्फ्लुएंस सीमित किया जा सके, क्योंकि प्रमोटर्स शेयर प्राइसेस को बढ़ाने में, उससे मुनाफा हासिल करने में कई तरीके के प्रयोग करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टर या प्रमोटर ऐसा नहीं करते, बल्कि उनकी फैमिली के लोग ऐसा करते हैं उनके बिहाफ पर। और इसलिए उसे जानने के लिए सेबी ने यह नियम बतलाया। तो और ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी की तरफ से ये तमाम नियम जो है वो लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में निजी कंपनियों के लिए लिथियम की माइनिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। सरकार ने लिथियम माइनिंग नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन यानी कि MMDR एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे देश में लिथियम की कमर्शियल माइनिंग की जा सकेगी। MMDR एक्ट 1957 में संशोधन के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में बिल लाया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है सर, निजी कंपनियों को निजी क्षेत्र के अंदर जो है लिथियम की माइनिंग करने की इजाजत, ये कैसे संभव होगा सर? या वजह क्या है इसकी? सरकार ने माइनिंग एक्ट में संशोधन किया और इसके आधार पर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में प्राइवेट सेक्टर को कमर्शियल माइनिंग की छूट दी है। अभी हाल में ही सरकार ने स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की अपनी एक सूची जारी की थी। उस सूची के बाद इस बात की संभावना थी कि प्राइवेट कंपनियों को इसमें इजाज़त दी जाएगी। तो जो प्रक्रिया मंजूर हुई कैबिनेट से, उसमें कहा गया है कि कंपनियों को सरकार के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और वो उसके बाद माइंस की खोज करेंगे और वहाँ उत्पादन शुरू करेंगे। इसमें केवल लिथियम ही नहीं है, इसमें कॉपर, टेलीरियम, सेलेनियम, कैडमियम और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी खोज की बात की जाएगी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखने में लगती है। जो लोग मनी सेंट्रल या मनी 9 को फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हें बताते रहे हैं कि दुनिया के देशों में लिथियम की माइंस का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। चिली ने अपने यहाँ पूरा कानून बनाकर लिथियम माइन का नेशनलाइजेशन कर दिया, जो चिली की राजनीति में बड़ा टर्न माना गया था जब चिली में नई सरकार 2 साल पहले आई थी। और दुनिया के बाकी देशों में भी सरकारें वापस अपनी लिथियम माइंस को टेक ओवर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक मिनरल है। पर भारत ने उस लीग से अलग हटते हुए कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देने का फैसला किया है प्राइवेट कंपनियों को। इधर दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस को खरीदने के लिए कई दिग्गज औद्योगिक घरानों ने अपनी रुचि दिखाई है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस की तरफ से कहा गया है कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल, नवीन जिंदल के जिंदल समूह और GBTL ने कंपनी को खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है। सर, इस डील से क्या फ्यूचर रिटेल को सही प्राइसिंग मिल पाएगी, सही डील मिल पाएगी? वापस अब फ्यूचर रिटेल चूंकि बैंक्रप्सी प्रक्रिया में चली गई थी, तो कंपनी लॉ बोर्ड की तरफ से जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया था, उसने बोलियां आमंत्रित की हैं फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए। अभी ये चर्चा जो पता चल रहा है उस हिसाब से रिलायंस, जिंदल और कुछ और कंपनियां बैंक्रप्ट फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लिए रिलायंस रिटेल और जिंदल ने इसके लिए ऑफर किया है। अब रिलायंस इससे पहले भी इसे खरीदना चाहती थी। एक किस्सा है पूरा, भारत में अमेजॉन और रिलायंस के बीच राइवलरी को लेकर, फ्यूचर रिटेल को लेकर, जो सिंगापुर की अदालत तक गया था। अंततः फिर रिलायंस ने अपने आप को पीछे खींच लिया था और अमेजन ने भी अपने आप को पीछे खींच लिया था और फ्यूचर रिटेल का रिजोल्यूशन नहीं हो सका था। अब दोबारा रिलायंस फ्यूचर रिटेल में आना को खरीदने की तैयारी कर रही है, जो कि भारत की सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनी थी। फ्यूचर रिटेल में के पास करीब 715 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, जो
जो जो दस्तावेज या जो बैंक्रप्सी प्रक्रिया के तहत जो नोटिस जारी किया गया उसमें बताया गया 715 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, 2644 करोड़ रुपए और रुपए की का रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर है फ्यूचर रिटेल के पास, जबकि फ्यूचर रिटेल की देनदारियां करीब सबसे बड़ी जो देनदारियां हैं वो सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विस की 3344 करोड़ रुपए की हैं और इसके अलावा और भी बैंकों की देनदारियां हैं। अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बैंक्रप्सी कानून व्यवस्था के तहत जाने के बाद फ्यूचर रिटेल को ग्राहक मिलने शुरू होंगे और देखना होगा कि किस कंपनी के हाथ ये देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी इसमें शामिल होगी। इसमें फ्यूचर इंटरप्राइजेस, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और फ्यूचर सप्लाई चेन शामिल हैं जो फ्यूचर इंटरप्राइजेस का हिस्सा है। तो अब देखना ही होगा किसके हाथ लगती है फ्यूचर रिटेल। मनी 9 के साथ बने रहिए, हम आपको जैसे ही अपडेट आएगी इस पर बहुत डिटेल में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन अब जरा नज़र डाल लेते हैं सबसे बड़ी खबर पर। सोने के इंपोर्ट कम करने के मकसद से लाई गई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम फिलहाल सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 8 साल में महज 21 टन सोना ही अर्थव्यवस्था में आ पाया है। इस स्कीम को लाने का मकसद था कि घरों और मंदिरों में रखे सोने को वापस अर्थव्यवस्था में लाया जाए, साथ ही गोल्ड इंपोर्ट पर निर्भरता को भी कम किया जा सके। इस बीच सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिकल के बेरोक-टोक इंपोर्ट पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक संशोधित पॉलिसी में गोल्ड ज्वेलरी और अन्य गोल्ड आर्टिकल के इंपोर्ट को फ्री से पाबंदी की कैटेगरी में अब लेकर के लाया गया है। सर, ये जो इंपोर्ट पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं इसकी वजह क्या रही और ये पाबंदियां काम कैसे करेंगी? ये बेहद चौंकाने वाला फैसला है और इस फैसले के पीछे जो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के इंपोर्ट पर लाइसेंस क्यों लगा दिया। एक किस्म का लाइसेंस राज है। भारत में गोल्ड ज्वेलरी का आप इंपोर्ट करते हैं और ड्यूटी पे करते हैं और जिसको ज्वेलरी का इंपोर्ट करना होता है उस इंपोर्ट ड्यूटी पर खरीदारी करता है। लेकिन अब सरकार गोल्ड ज्वेलरी के इंपोर्ट को लाइसेंस के तहत ला रही है, यानी लाइसेंस के तहत होगा। और इसके पीछे किस्सा बड़ा दिलचस्प है। किस्सा ये है कि सरकार को ये पता चला कि इंडोनेशिया से भारत में गोल्ड ज्वेलरी का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो आंकड़े देख रहे हैं अप्रैल और मई के महीनों में जो अभी हाल के 2 महीने में है, इंडिया ने करीब $112 मिलियन के आसपास के गोल्ड ज्वेलरी और इस तरीके के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, जिसमें से विपुल जी ऑलमोस्ट $76 मिलियन का इंपोर्ट केवल इंडोनेशिया से हुआ, अकेले इंडोनेशिया से हुआ। जबकि भारत में गोल्ड इंपोर्ट पर 15% ड्यूटी लगती है। इंडोनेशिया कभी भी भारत में गोल्ड के सप्लायर के तौर पर या गोल्ड के इंपोर्ट के डेस्टिनेशन के तौर पर नहीं माना जाता, क्योंकि भारत में आमतौर पर सोना और सोने की ज्वेलरी पश्चिम से आती है, अरब से और बाकी जगह से आती है। हुआ ये कि सरकार को पता चला कि जो आसियान के साथ भारत का FTA है, उस FTA का फ़ायदा उठाने के लिए इंडोनेशिया के जरिए भारत में ज्वेलरी और गोल्ड प्रोडक्ट्स रूट किए जा रहे हैं, जिसमें कि ड्यूटी की रियायत मिलती है, ड्यूटी की छूट मिलती है। और इसलिए सरकार ने एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया कि हर तरीके के गोल्ड इंपोर्ट पर अब लाइसेंस लगा दिया गया है। इसमें केवल UAE को बाहर रखा गया है, जिसके साथ भारत का अभी ताज़ा FTA है। और जैसे हमने बताया कि भारत में UAE से अरब से गोल्ड का इंपोर्ट भी ज़्यादा होता है। काफ़ी सरप्राइजिंग है कि भारत को FTA के नियमों को ओवरराइड करते हुए गोल्ड के इंपोर्ट पर लाइसेंस लगाना पड़ा है। इसके पीछे एक और वजह वो भी जानना ज़रूरी है। भारत सरकार बुरी तरह परेशान है सोने के बढ़ते आयात से। लगातार कोशिशों के बाद भी सोने का आयात कम नहीं हो रहा है और सोने का इंपोर्ट कम करना ज़रूरी है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है। तो अब इस रास्ते से, FTA के रास्ते से जो सोना आ रहा था उसे रोकने के लिए, उस पर सख्ती करने के लिए इस लाइसेंस की नई व्यवस्था को लागू किया गया। सर, ये तो सरप्राइजिंग है ही है। एक चीज़ और सरप्राइजिंग रही, सरकार की तरफ से इतने ज़ोर शोर से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई। ये स्कीम असफल क्यों हुई? लोग अपना सोना दिया क्यों नहीं लोगों ने सरकार को? ये बड़ी असफलता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को आए हुए लगभग अब 8 साल हो चुके हैं। सरकार इसे लाई किस मकसद से? आपको याद होगा 8 साल पहले इसकी बड़े भव्य ढंग से घोषणा की गई थी और कहा गया था कि आपके पास घर में सोना रखा हुआ है, आप सरकार को सोना दे दीजिए, उसके बदले कैश का इस्तेमाल ले लीजिए और सोना जमा कर दीजिए। पर सरकार पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लोगों ने अपना सोना सरकार के पास जमा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। याद होगा आपको कि शुरुआती सालों में इसे सफल करने के लिए सरकार को जबरन बैंकों पर दबाव बनाना पड़ा था, मंदिरों से सोना लेना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी आम लोगों की कोई रुचि नहीं दिखाई दी। और इससे सोने को लेकर या गोल्ड को लेकर जो भारतीय लोगों की अपनी सोच है उसके बारे में पता चलता है। और सरकार ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि भारत में सोने का सबसे बड़ा पर्सनल रिजर्व है। करीब 23 से 24 हज़ार टन सोना भारत में आम लोगों के पास मौजूद है। लेकिन
ये योजना किसी तरीके से सफल नहीं हुई। ना तो मंदिरों ने भी उस मात्रा में बड़ा सोना नहीं दिया और लोगों ने तो सरकार को सोना दिया ही नहीं किसी तरह से। गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के तहत बेहद महत्वाकांक्षी स्कीम थी, काफ़ी चर्चाएं थी 8 साल पहले से स्कीम की। अब सर, इस स्कीम की जो असफलता है, वो जो फेल्योर है, वो क्या बताता है, क्या समझाता है, क्या सीख मिलती है? सीख इसकी सबसे बड़ी सरकार के लिए, सरकार से लाना क्यों चाहती थी विपुल? सरकार से लाना चाहती थी कि जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया कि गोल्ड इंपोर्ट सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार से हर साल, जैसे पिछले साल का आंकड़ा देखें 22-23 का, 31 बिलियन डॉलर, करीब 31 से 32 बिलियन डॉलर गए केवल सोने के इंपोर्ट के लिए। पिछले साल भारत ने 651 टन सोना इंपोर्ट किया। भारत में इतना सोना इंपोर्ट हो रहा है, जबकि भारत में माना जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि WGC का आंकड़ा बताता है कि 23 से 25 हज़ार टन सोने की प्राइवेट होल्डिंग्स है, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से अगर आप डॉलर में देखें तो 1.14 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी वैल्यू का सोना भारत में मौजूद है। सरकार की कोशिश थी कि लोगों को सोने से बाहर निकाला जाए। सोने में जो लोगों की ललक है या सोने को सिक्योरिटी के तौर पर, इमरजेंसी फंड के तौर पर इस्तेमाल करने की ललक है, उससे बाहर निकाला जाए और सोना वापस लाकर सरकार इंपोर्ट कम किया जाए और लोगों को उसके बदले मोनेटाइज करके कैश दिया जा सके। पर यह पूरी की पूरी स्कीम सोने को लेकर भारत की मानसिकता के हिसाब से, भारत की सोच के हिसाब से सही नहीं थी, इसलिए पूरी परियोजना विफल हुई। अब आप गौर से देखिए कि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम आने के बाद पिछले 8 साल में भारत में सोने का इंपोर्ट लगातार बढ़ता चला गया। सोना भारत में इंपोर्ट हो रहा है, लोग बराबर खरीद रहे हैं, सरकार को बेचने के बजाय लगातार सोने की खरीद हो रही है। लोग व्यक्तिगत खपत में बाकी जगह खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रियल तो खपत आगे है, सोने की खरीद लगातार हो रही और सोने की डिमांड भी, करीब मैं आंकड़ा देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल के में देखें तो इस क्वार्टर में सोने की डिमांड गिरी है भारत में, क्योंकि कीमतें काफ़ी ऊपर थी, 55,000 60,000 से ऊपर थी। नहीं तो सोने की मांग भी हर साल एक निर्धारित गति से 8 से 9% की दर से लगातार बढ़ रही है। यानी सरकार को सोना देने से बेहतर है कि लोग सोने को अपने पास रखना चाहते हैं। सर, इस तरह की स्कीम्स का आप फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? आप क्या फ्यूचर में फिर इस तरह का कोई कोशिश होगी? कैसा फ्यूचर दिख रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में सोने का बाजार भारत में बड़े दिलचस्प ढंग से बदल गया। सोने का पूरा मार्केट बदल गया। और उस मार्केट के बदलाव के कारण भी सरकार को गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को पुश करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अगर आप ध्यान से देखें तो धीमे धीमे सोना धार्मिक या पारंपरिक मायनों में खरीद से इन्वेस्टमेंट के मायनों में खरीद में बदलने लगा। भारत में ETF में बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, लोगों ने छोटे छोटे गोल्ड के बिट साइज़ के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए और गोल्ड लोन का मार्केट जितना बड़ा जब मैं आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा हूँ, भारत में बैंकों की गोल्ड लोन की जो लोन बुक है वो 200 से 250 टन की गोल्ड लोन की बुक है। भारत का टोटल गोल्ड लोन मार्केट जो है वो करीब अगर आप माना जाए टन्स में तो 3000 टन का गोल्ड लोन मार्केट हो गया। तो सोने को लोगों ने सिर्फ सरकार के नीति निर्माता सोच रहे थे कि सोना लोग सिर्फ अपने घर में रोक कर रखे हुए हैं आइडल तौर पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने सोने का इस्तेमाल काफ़ी चतुराई के साथ किया लोन लेने के लिए। बैंक और NBFCs और गोल्ड लोन कंपनियों ने पिछले 7-8 सालों में भारत में गोल्ड लोन का एक विराट मार्केट तैयार कर दिया। अब एग्रीकल्चर के लिए भी गोल्ड लोन लिए जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी गोल्ड आगे रखकर लोन लिया जा रहा है। अगर आप मनी9 की वेबसाइट देख रहे हैं तो हम लगातार इस पर खबरें कर रहे हैं और हम बता रहे हैं। तो लोगों ने सरकार को सोना देने के बजाय सोने का इस्तेमाल अपनी कर्ज की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया। और गोल्ड के बदले आपको मिलने वाला लोन सिक्योर भी होता है और बाजार से थोड़ा सा सस्ता भी होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो गोल्ड की जो पूरी इकोनॉमिक्स है भारत में, जिस इकोनॉमिक्स में लोगों के नज़रिए में बदलाव आया, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम शायद उससे कहीं बिल्कुल अलग थी। गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम उससे तालमेल नहीं कर पाई, तो इसलिए लोगों ने सरकार पर अपने सोने के लिए भरोसा नहीं किया। अब इस स्कीम का भविष्य क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन शायद इसके अगले संस्करण में पता चलेगा। और देखिए दूसरी एक स्कीम इसके पैरेलल विपुल, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, उसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि वहां लोगों को रिटर्न मिल रहा था, तो उन्होंने गोल्ड बॉन्ड स्कीम में तो पैसा लगाया। सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में रिटर्न भी अच्छे थे, 100% से ऊपर रिटर्न पिछले साल मिला, बट सरकार को सोना देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। तो सरकार को सोना देने के लिए लोग फिलहाल तैयार नहीं है। उसके अलग अलग जो आयाम हैं वो अंशुमान जी ने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका में महंगाई घटाने के लिए किए गए प्रयासों का अब असर दिखने लगा है। जून के दौरान अमेरिका में रिटेल महंगाई दर घटकर 3% पर आ गई, जो 2 साल का निचला स्तर है। महंगाई में आई कमी की वजह से संभावना इस बात की बढ़ गई है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक आने वाले दिनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, और इस संभावना की वजह से अमेरिकी डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स घट करके 100.10 के स्तर पर आ गया है, जो अप्रैल 2022 के बाद सबसे निचला स्तर है।
डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से कमोडिटी बाजार में अधिकतर कमोडिटीज़ की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से बढ़कर $80 तक पहुंच गया है और सोने की कीमतें $1965 के पार पहुंच गई हैं। सर, ब्रेंट की कीमतों में जो तेजी देखने को मिल रही है, ये स्थायी रह पाएगी? ब्रेंट लंबे समय बाद $80 के ऊपर पहुंचा और इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह सप्लाई साइड से जो चेंजेस आए हैं। हमने आपको बराबर बताया कि ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में कटौती की, रूस ने अपनी कीमतें बढ़ाई, सऊदी अरब ने कीमतें बढ़ाई। पर जो सवाल विपुल का है वो थोड़ा ये अभी मौजूदा परिस्थिति में ये ट्रिकी दिखता है, क्योंकि जो चीन से आंकड़े आए, चीन से अभी जो ताज़े आंकड़े आए, ट्रेड के आज आंकड़े आए, इससे पहले के आए, वो ये नहीं बता रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज रिकवरी दिखाई दे रही है। तो या तो ओपेक देशों को अपने उत्पादन में एक बार और कटौती करनी पड़ेगी और कटौती नियमित तौर से जारी रखनी पड़ेगी, तभी $80 के लेवल पर रहेगा। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अगर डिमांड नहीं आती है तो फिर कच्चे तेल की कीमत को $80 पे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में महंगाई दर को लेकर थोड़ा सा नज़रिया फिर बदल रहा है। महंगाई की दर में गिरावट के बाद फेडरल रिजर्व पर इस बात का दबाव होगा कि वो अपना जो हॉकिश, अपना आक्रामक रुख है उसे बदले, और ये संभावना देखते हुए भी डॉलर में जो नरमी है उस वजह से भी हमें कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है। सर, जो आंकड़े निकल करके आए हैं ब्याज दरों को लेकर के अमेरिका में क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? क्या कीमतें वहाँ भी घटनी चालू होंगी, अभी थोड़ा इंतजार किया जाएगा? मुझे लगता है कि एक राउंड तो अभी फिलहाल फेडरल रिजर्व कम से कम एक बढ़ोतरी, और जबकि लोग मान रहे हैं कि दो, कम से कम एक ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी अभी ज़रूर की जाएगी, क्योंकि अमेरिका की इन्फ्लेशन के आंकड़े में कमी आई है, उम्मीद भी दिख है लोगों को। लेकिन अभी भी अमेरिका का फेडरल रिजर्व 2% तक आए बिना, स्थायी तौर पर 2% तक महंगाई को लाए बिना शायद अपना जो आक्रामक रुख है ब्याज दरों को लेकर उसे बदलेगा नहीं। और अभी अंशुमान जी बता रहे थे चीन के जो नंबर्स आए हैं, तो उसको भी आपको बताए थे। चीन से एक्सपोर्ट 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में जून के दौरान चीन से एक्सपोर्ट में 12% से ज़्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई। फरवरी 2020 के बाद चीन के एक्सपोर्ट में ये सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं जून के दौरान चीन के इम्पोर्ट में भी 6.8% की गिरावट देखने को मिली है। सर, चीन के आंकड़े हमने देखे, अभी बताया हमने। कच्चे तेल को लेकर के ये आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? अभी हमने अमेरिका के संदर्भ में बात की, चीन के आंकड़ों से चीन के आंकड़े कच्चे तेल को, पूरी कमोडिटी मार्केट को लेकर भी काफ़ी संकेत है कि अगर जैसे चीन में निर्यात में गिरावट है, डिफ्लेशन की संभावना, हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों परिस्थितियों में दुनिया के कमोडिटी मार्केट में एक किस्म का दबाव है मंदी की तरफ जाने का, गिरावट की तरफ जाने का, क्योंकि चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी नहीं दिखेगी तो कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी स्थायी नहीं रह पाएगी और कमोडिटी मार्केट्स में भी तेजी स्थायी नहीं रह पाएगी। और दूसरी चीज़ है कि चीन की अर्थव्यवस्था में और भी कई तरीके के दबाव बन रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट से निवेशक बाहर निकल रहे हैं। युआन इस साल अभी तक की सबसे कमज़ोर करेंसी दुनिया की है और चीन की सरकार लगातार इकॉनमी को पंप प्राइम करने के लिए उसमें फंड्स डालने की कोशिश कर रही है। चीन से एक और अपडेट है। चीन की सरकार ने अपनी दिग्गज टेक कंपनियों के लिए करीब 3 साल पहले नियमों में जो सख्ती की थी, उसकी वजह से चीन की टेक कंपनियों को अब तक करीब $1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। और इस दौरान चीन की सभी दिग्गज कंपनियों के शेयर 40 से लेकर 71% तक टूटे हैं। चीन ने नवंबर 2020 से टेक कंपनियों पर सख्ती की शुरुआत की थी। उस समय सबसे पहले आंट ग्रुप के $37 अरब के IPO को मंजूरी नहीं दी गई थी। सर, चीन में टेक कंपनियों के मामले को लेकर के इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है? चीन में टेक मोनोपोलीज तोड़ने की बड़ी कोशिश चल रही है। 2020 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं टेंसेंट, टेलीबाबा और जो इंपॉर्टेंट कंपनीज, इनकी होल्डिंग कंपनीज पर चीन सख्ती कर रहा है। और चीन की सरकार ने इन्हें मिलने वाले कर्ज की, इन्हें मिलने वाली फिनेंशियल सुविधाओं पर भी सख्ती की है। चीन अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को बहुत बड़ा बनने से रोकने की कोशिश में है। कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं चीन में और इसका असर हमें बाजार पर दिखाई दे रहा है। चीन ने अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी पर भी बड़ा क्रैकडाउन किया था और पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट चीन से ख़त्म कर दिया था। और इसका असर हमें पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर दिखाई दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थी विपुल जो दुनिया में निवेश करती थी, जो दुनिया में स्टार्टअप इन्वेस्टर थी। तो जो क्रैकडाउन हुआ, ये भी एक बड़ी वजह है दुनिया में वेंचर कैपिटल की कमी का, क्योंकि इन कंपनियों ने निवेश में कमी की है। अब जरा काफ़ी सारी खबरें हैं, उनको हम नजर डाल लेते हैं झटपट में। जीएसटी काउंसिल की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स घोषित किए जाने के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है करीब 40 गेमिंग कंपनियों को नोटिस आ सकता है और इसके चलते हम लगातार देख रहे हैं गेमिंग कंपनियों को के शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ग्रीन और ब्लू बॉन्ड्स में निवेश आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है और इसके लिए नीति आयोग को खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। देश में इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।
ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए ग्रीन एनर्जी, प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट, अक्षय ऊर्जा जैसे प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाया जाता है, जबकि ब्लू बॉन्ड के जरिए समुद्री इकोसिस्टम को प्रभावित किए बिना उद्योग चलाने के लिए फंडिंग की व्यवस्था होती है। इधर फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने यूपीआई आधारित पेमेंट एप्लीकेशन जोमेटो यूपीआई को नए यूजर्स के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। जोमेटो यूपीआई में साइनअप का ऑप्शन पिछले 3-4 हफ्ते से बंद है। हालांकि मौजूदा कस्टमर अभी भी इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। कंपनी ने फीडबैक और ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए जोमेटो यूपीआई को नए यूजर्स के लिए फिलहाल निलंबित करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने के आखिर तक नए यूजर्स के लिए ये सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। इस बीच देश की तीसरी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो लिमिटेड ने अपने सभी 2.5 लाख कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने और उत्पादों की पेशकश में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने पर $1 अरब खर्च करने का ऐलान किया है। विप्रो ने बयान में कहा कि अगले 3 वर्षों में खर्च की जाने वाली इस राशि का एक हिस्सा क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, परामर्श एवं इंजीनियरिंग टीम के 30,000 कर्मचारियों को एक साथ लाकर सभी आंतरिक परिचालन और ग्राहकों को दिए जाने वाले समाधानों में इस प्रौद्योगिकी पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, शेयर बाजार नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सेंसेक्स ने 66,064 का एक नया रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 273 अंकों की उछाल के साथ 65,667 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी ने भी आज के कारोबार में 19,567 की ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ है। निफ्टी आज करीब 111 अंक को उछाल करके 19,495 के स्तर पर खुला था। तो शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिल रही। सर, काफ़ी सारी खबरें रही झटपट में, आज किस पर टिप्पणी करेंगे? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण खबर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, इस पर कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग या कासिनोज चलाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने अपने इस फैसले को आज जीएसटी काउंसिल के अधिकारियों की तरफ से स्थायी रूप से पुष्ट किया गया और कहा गया कि फैसला सहमति के साथ लिया गया था। और दूसरा, अब इन कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। जो आंकलन मिल रहे हैं उस हिसाब से विपुल इन कंपनियों पर 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन सकती है टैक्स की, क्योंकि 28% टैक्स लगाया गया और उस नोटिस के साथ जो 40 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, इनमें से कुछ कंपनियां लिस्टेड हैं, कुछ कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं, इन्हें टैक्स नोटिस भेजे गए। 10,000 करोड़ की देनदारी बन सकती है। इसलिए इन कंपनियों के स्टॉक्स आज भी शेयर बाजार में दबाव पर रहे। वैसे शेयर बाजार में आज हमने ऊंचाई देखी। तो शेयर बाजार नहीं ऊंचाई पर है, लेकिन गेमिंग शेयरों के साथ हो रहा है खेल। लगातार वहां हो रही है पिटाई। और इस खबर को पूरा विस्तार से पढ़ने के लिए आप money9.com के पेज पर जाइए। वहां तमाम बड़ी खबरें आपको जो है एक एक करके मिलेंगी। किस तरीके से प्रमोटर्स हिस्सा बेच करके निकल रहे हैं, इस पर काफ़ी विस्तारपूर्वक रिपोर्ट है। कौन कौन सी कंपनियां हैं और आपको की रणनीति क्या होनी चाहिए जहां पर प्रमोटर्स निकल रहे हैं, आपको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा कि आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, उसके बारे में हमने डिटेल आपको वहां पर रिपोर्ट मिल जाएगी। बायजूस के मामले में सरकार की तरफ से क्या सबक लिया गया है, ये रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खा रहा है और क्या आपकी नौकरी को भी खतरा है, ये तमाम खबरें आप विस्तार से money9.com पर जाइए और पढ़िए और उसके बारे में अपडेट कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें अवश्य दीजिए। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार money9 के साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी हर खबर आपको यहाँ पर मिलती है। और money9.com पर जाकर के अपनी खबरों को पढ़िए, सुनिए, पॉडकास्ट के जरिए देखिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंबो दिला